29 नवंबर 2023 इरेडा आईपीओ की लिस्टिंग होती है। 32 रुपए का ये स्टॉक 50 रुपए पर ओपन होता है और उसके बाद इस स्टॉक में बहुत बड़ी रैली देखने को मिलती है और मात्र 26 दिनों के अंदर यानी कि 25 दिसंबर को जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, मात्र 26 दिनों के अंदर इस स्टॉक ने 285% की ग्रोथ बनाकर दी इन्वेस्टर्स को और ये स्टॉक 3.7 टाइम्स मल्टीप्लाई हो चुका है 32 रुपए से। अब अगर आप इसकी जुड़ी हुई यूट्यूब पर वीडियो देखेंगे तो लोग टारगेट दे रहे कि ये स्टॉक 150 तक जा सकता है, 200 तक जा सकता है, 500 तक जा सकता है, 1000 रुपए तक जा सकता है। तो इस वीडियो के अंदर हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि क्या स्टॉक 500 रुपए तक, 1000 रुपए तक जा सकता है। और इस स्टॉक के अंदर हम केवल फंडामेंटली नहीं समझेंगे, हम टेक्निकल तरीके से भी इसको समझने का प्रयास करेंगे कि जो लोग इस स्टॉक में एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, जिनको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा चाहिए, उनके लिए क्या तरीका है इस स्टॉक को बेचने या खरीदे रखने का। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये पूरी की पूरी वीडियो डाटा पर आधारित होगी। मैं आपके सामने बहुत सारे डाटा पेश करूंगा, उससे आप इस स्टॉक के अंदर या कह सकते हैं इस कंपनी के सेक्टर के अंदर या कह सकते हैं पूरे के पूरे सेक्टर को बहुत ही बारीकी से समझ पाएंगे। तो अगर इस वीडियो को आपको कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला और ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब इस वीडियो को शुरू करें। देखिए, किसी भी स्टॉक को समझने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि वो किस सेगमेंट के अंदर काम करता है, किस सेक्टर के अंदर काम करती है, क्योंकि वो जो सेक्टर है वो आने वाले 10 साल के अंदर, 15 साल के अंदर कैसा परफॉर्म करेगा, यह उस कंपनी का फ्यूचर डिसाइड कर देता है। अब मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं ये कंपनी काम क्या करती है। तो बेसिकली ये कंपनी करती क्या है, जो कंपनीज रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम करती है, जैसे कि सोलर हो गया, बायोमास हो गया, विंड हो गया, इस सेगमेंट के अंदर काम करती है, उनको फंड करने का काम ये कंपनी करती है। क्योंकि इस तरह के प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत सारा पैसा लगता है, तो उन पैसों को देने का काम, उनको कह सकते हैं फंड करने का काम ये कंपनी करती है। तो इस चीज से हमें क्या समझ में आता है, इस चीज से हमें ये समझ में आता है कि जो कंपनी का मेन सेगमेंट है, जो मेन सेक्टर है, वो क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी पर काम करना है, उनके जो कंपनीज से जुड़ी हुई उनके प्रोजेक्ट को फंड करना है। अब एक सवाल आप मुझसे पूछिए, अब मैं आपको कुछ डाटा देना चाहता हूं। 2014 से लेकर के 2021 तक रिन्यूएबल एनर्जी की जो ग्रोथ कैपेसिटी है वो 250% से बड़ी है और ये एक बहुत ही अमेजिंग डाटा है। ये हमें डाटा ये समझाता है कि जो गवर्नमेंट है वो खुद इस चीज को बहुत ही बड़ी मात्रा के अंदर पुश कर रही है, रिन्यूएबल एनर्जी। दूसरा डाटा ये निकल कर आता है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि 2030 तक जो 50% चीजें जो ईंधन पर चलती है, बाकी चीजों पर चलती है, वो रिन्यूएबल एनर्जी पर चलना शुरू कर दे, 50% चीज। तो इसका मतलब है कि इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम करती है, कंपनियों से जुड़े हुए जो प्रोजेक्ट्स वो और भी ज्यादा बढ़ने वाले हैं। तो और भी ज्यादा बढ़ेंगे तो इस तरह की कंपनी उनको और भी ज्यादा फंड करेगी, और फंड करेगी तो और पैसा इस कंपनी के पास आएगा, तो और ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर आपका इस स्टॉक में विजन ऐसा लॉन्ग टर्म अगर आप सोच कर चलते हो, 10 साल 15 साल इस तरह का अगर आपका विजन है, तो इस स्टॉक के अंदर बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। एज अ प्राइस वाइज, जब मैं बात करता हूं प्राइस यानी कि शेयर के प्राइस वाइज, आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये स्टॉक एज अ मल्टी बैगर साबित हो सकता है। लेकिन और भी चीजें जो मैं आपको आगे बताता हूं, उसको ध्यान से समझिए। अब यहां पर मैं आपको दो चीजें समझाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले कि ये कंपनी जिस सेगमेंट में काम करती है, क्या ये कंपनी मोनोपोली रखती है? अगर मोनोपोली नहीं रखती है तो उसके शेयर प्राइस इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है, ये समझेंगे। और दूसरा हम ये समझेंगे कि वैल्यूएशन वाइज अब ये किस स्थान पर पहुंच चुकी है, क्या वैल्यूएशन अब ये दिखाने का प्रयास कर रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कंपनी की कोई बहुत बड़ी मोनोपोली नहीं है इस कंपनी के अंदर। हाँ, इसका मार्केट शेयर ज्यादा है कि कॉम्पिटिटर कंपनियों की तुलना में, लेकिन इसकी मोनोपोली नहीं है। और आने वाले सालों के अंदर हो सकता है जैसे जैसे रिन्यूएबल एनर्जी आगे बढ़े, और भी प्रोजेक्ट्स हो, तो और भी कंपनियां के सेगमेंट के अंदर निकल कर आ सकती है। तो कंपटीशन है, लेकिन हाँ, अभी तक अगर मैं बात करूं तो इस कंपनी की अच्छा खासा मार्केट शेयर पड़ा हुआ है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कंपनी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आती है, यानी कि गवर्नमेंट कंपनी है, पीएसयू है। तो यहां पर भी एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। और ये पॉजिटिव क्यों है उसको हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। अब अगर आप इसके फाइनेंशियल्स देखेंगे तो कंपनी की ईयर टू ईयर ग्रोथ जो है वो 14% की आपको दिखाई देगी। इसके अलावा कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी कंसिस्टेंटली बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। कहने का मतलब यह है कि कंपनी अच्छी खासी ग्रोथ दिखाते हुए तो आगे बढ़ रही है। हम इसके फाइनेंशियल्स की बात करते हैं और साथ ही अगर हम इसके बैलेंस शीट भी देखेंगे तो इसके मार्जिन भी आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इसका मतलब है कि इसकी बैलेंस शीट भी आपको क्लियर नजर आएगी। इसके अलावा अगर आप इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देखेंगे तो वो भी आपको काफी अच्छे दिखाई देंगे। तो मेन बात क्या है, अगर मैं इसको एक लाइन में आपको समझाने का प्रयास करूं तो कंपनी फाइनेंशियल्स वाइज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, कंपनी मार्जिन अच्छा जनरेट कर पा रही है। इसके अलावा कंपनी का ग्रॉस एनपीए जो है वो 8% से 3% या 3.5% के आसपास रह चुका है। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसके अलावा कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अच्छा आ रहे हैं और साथ ही में एक पीएसयू कंपनी है। अब मैं बार बार ये पीएसयू क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे रीजन है, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, गवर्नमेंट कंपनी, जैसे मैं बात करता हूं एलआईसी की। अब एलआईसी बिल्कुल एक अलग सेक्टर है।
लेकिन जो मैं समझाना चाहता हूँ वो ये है कि एलआईसी के अंदर जो डिफॉल्ट रेट होता है, जो जो क्लेम्स मिलते हैं उनका डिफॉल्ट रेट होता है, इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी बहुत कम होता है। क्योंकि यहाँ पर सरकार के पास एक प्रेशर होता है कि यार ये कंपनी डूब कैसे सकती है, कंपनी खराब कैसे हो सकती है, कंपनी इस तरह से कैसे हो सकती है। इसलिए इन्वेस्टर्स का इन कंपनियों पर विश्वास बहुत ज्यादा बन जाता है कि भाई सरकारी कंपनियां हैं, लेकिन इस पर सरकार पूरी तरह से जिम्मेदारी लेती है और उनको पूरी तरह से समझती है, काम कर रही है इस पर, और इस वजह से इनके कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ रहा है और कंपनी की ग्रोथ दिखाई देती है। और आपने देखा होगा पिछले 4-5 सालों के अंदर पीयूसी सेक्टर के जो स्टॉक्स है वो बहुत तेजी से ग्रोथ देखने को मिली। तो इसके शेयर प्राइस के बढ़ने का पीछे का रीजन एक ये भी है कि ये पीयूसी के अंदर आता है। अब हम इसके और भी रीजन से समझे, उससे पहले हम कंपनी की वैल्यूएशन को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात करें तो अगर हम इसके ईपीएस को देखें तो वो 3.5 के आसपास आपको दिखाई देगा, और अगर हम इसके रिसेंट प्राइस की बात करें तो वो 110 रुपए निकल कर आती है। तो यहां से इसका पीए निकल कर आता है 29 के आसपास। अब अगर हम इसके कॉम्पिटिटिव कंपनीज का जो पीई देखेंगे, जैसे कि पीएफसी या आरईसी यानी कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन या फिर आरईसी का अगर हम देखें तो इनका पीई 7-8 के आसपास निकल कर आएगा। तो यहां से इसका वैल्यूएशन 3 गुना ज्यादा है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इस कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो इन दोनों कंपनीज की तुलना में ज्यादा है, तो इसका पीई ज्यादा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरा रीजन मैंने आपको बताया कि पीएसयू कंपनी है, तो एज ए इन्वेस्टर्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस कंपनी पर विश्वास ज्यादा है। और तीसरी चीज मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी जो इन्वेस्टर होता है, एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर किसी कंपनी में पैसा डालेगा तो उसका विजन जो होता है वो 1 साल 2 साल इस तरह से नहीं होता, एज ए वो लॉन्ग टर्म सोच कर चलता है। तो अगर इस कंपनी का काम अच्छा है, जो कि दिखाई दे रहा है, तो कोई भी इन्वेस्टर चाहेगा कि इसको छोटे से छोटे प्राइस पर खरीदा जा सके, और इस वजह से ये स्टॉक 50 रुपए पर रुका नहीं, 50 से 60 हुआ, 70 हुआ, 80 हुआ, 90 हुआ, 100 और 123 रुपए 20 पैसे का इसने इस स्टॉक ने हाई लगाया, और अभी थोड़ी बहुत करेक्शन दिखा रहा है। अगर आप मुझसे सवाल पूछेंगे कि इसकी वैल्यूएशन ज्यादा है, तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा दिखाई नहीं देता, क्योंकि इस तरह के और भी बहुत सारे स्टॉक है, बल्कि उनकी वैल्यूएशन इससे भी ज्यादा आपको दिखाई देगी। लेकिन आप ये समझकर चलिए कि देखिए, मैं आपको पहले भी एक बार कह चुका हूं कि अगर कोई स्टॉक जो है, अगर उसकी वैल्यूएशन ज्यादा है, अगर कोई स्टॉक महंगा है, तो उसके पीछे कारण है। महंगी चीजों के पीछे कोई ना कोई तो रीजन है ना। एडिडास का जूता या एडिडास की चप्पल, नाइकी के जूते इतने महंगे मिलते हैं, उसके पीछे रीजन होता है, कारण होता है, क्वालिटी होती है। इसी तरह स्टॉक मार्केट में हर शेयर की कंपनी के पीछे उसकी क्वालिटी होती है। और याद रखिएगा, महंगी चीज और महंगी होती है, इसलिए वो चीज महंगी आपको दिखाई देती है। और एक सीधा सा नियम स्टॉक मार्केट के अंदर लागू होता है, जो कि मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, महंगी चीजें और महंगी होगी और सस्ती चीजें और सस्ती होगी। जो स्टॉक आज से पहले 4,000 रुपए के थे या 3,000 के थे या 2,000 के थे या 500 रुपए के थे, आज जो पेनी स्टॉक बन चुके हैं, जो स्टॉक 1,000 के थे, 500 के थे, वो आज पेनी हो चुके हैं, यानी कि 10, 20, 50 रुपए मिल रहे हैं। वो स्टॉक आज भी उतने पर ही मिल रहे हैं। सालों गुजर गए उस स्टॉक को, लेकिन वो आज भी उतने पे मिल रहे हैं। सस्ती चीजें और सस्ती होगी, महंगी चीजें और महंगी होगी। रिलायंस का स्टॉक पहले कहां पता, आज देख सकते हैं। एशियन पेंट्स का स्टॉक आज से कहां पर पहुंच गया, विप्रो का स्टॉक कहां से कहां पहुंच गया, एमआरएफ का स्टॉक कहां से कहां पहुंच गया। महंगी चीजें और महंगी होगी, ये नियम है। अब हम उन कारणों की बात करते हैं जिसकी वजह से ये स्टॉक कंसिस्टेंटली ऊपर जाता जा रहा है। 3 कारण मैंने आपको बता दिए हैं। सबसे पहला रीजन है कि ये पीयूसी कंपनी के अंदर आती है, गवर्नमेंट के अंदर कंपनी आती है। दूसरा, कंपनी फाइनेंशियली तौर पर बहुत ज्यादा मजबूत है। चाहे आप इसकी बैलेंस शीट की बात कर लीजिए, चाहे आप इसके पीएनएल स्टेटमेंट की बात कर लीजिए, इसके क्वार्टर रिजल्ट्स की बात कर लीजिए, ईयरली रिजल्ट्स की बात कर लीजिए, इसके मार्जिन की बात कर लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, हर एक स्थिति के अंदर फाइनेंशियल्स के अंदर ये पॉजिटिव आपको दिखाई देगा। और तीसरा, लॉन्ग टर्म व्यू। जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी इन्वेस्टर क्या चाहता है कि वो सस्ते से सस्ते प्राइस पर किसी स्टॉक को उठा ले, अगर उस कंपनी का लॉन्ग टर्म व्यू एज अ काम की दृष्टि से अच्छा है। तो ये 3 रीजन मैं आपको बता दिए। चौथा रीजन है मार्केट की तेजी। पिछले कुछ महीनों से मार्केट के अंदर वैसे ही तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन पिछले 1 महीने से मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिली है। पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट स्थिति है कि जिन लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिला और जो इस तेजी को देखकर आए हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट में होता क्या है, जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाता रहता है, हर कोई, मतलब ज्यादा से ज्यादा भीड़ स्टॉक मार्केट में आ जाती है उस रैली का फायदा उठाने। इसी तरह जिन लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिला, उनको लगा होगा यार ये स्टॉक 50 रुपए पर खुला, 50 से 60 हो गया, 60 से 70 हो गया, तो अब इस स्टॉक को खरीद लेते हैं, स्टॉक और ऊपर जाएगा। इस रैली का फायदा उठा लिया जाता है। तो यहां पर भी एक रीजन ये बनता है कि लोगों ने इसमें और इन्वेस्टमेंट किया। जितने भी लोग इरेडा से जुड़े हुए सवाल पूछ रहे हैं, उसका मेन रीजन ये है कि 130 रुपए 20 पैसे का हाई लगाने के बाद ये स्टॉक एक दिन के अंदर 10% टूट गया था, और उसके बाद ये स्टॉक ऊपर जाने का नाम नहीं ले रहा है। तो इस वजह से इससे जुड़े हुए सवाल बाहर निकल कर आ रहे हैं, इससे जुड़े हुए सवाल लोग पूछने का प्रयास कर रहे हैं। अब मेन सवाल का आंसर मैं आपको देता हूं, ये स्टॉक आगे जाएगा या नहीं जाएगा। सबसे पहले फंडामेंटली बात करें, और अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है, तो मुझे लगता है इस स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ऐसा ये मेरा पर्सनल व्यू है। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपनी पर्सनल राय जरूर लीजिएगा। मैं किसी भी तरह से सीबी का रजिस्टर्ड व्यक्ति नहीं हूं, तो आप अपने एनालिसिस के बाद ही किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। लेकिन एज ए लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से जो भी मैंने आपको बताया,
उसको जरूर याद रखिएगा, फाइनेंशियली जरूर चेक कीजिएगा, ये पहली चीज। तो लॉन्ग टर्म की दृष्टि से देखा जाए तो मुझे ये कंपनी काफी अट्रैक्टिव दिखाई और इस बात की बहुत संभावना है कि एज ए लॉन्ग टर्म जब हम इसको देखते हैं 5 साल 10 साल 15 साल, तो हो सकता है इस स्टॉक का प्राइस 500 रुपए तक भी चला सकता है। अब दूसरी बात, क्या हम टेक्निकली ये समझ सकते हैं कि ये स्टॉक 150 तक जाएगा, 200 तक जाएगा, 500 तक जाएगा? तो आंसर आता है नहीं। उसके पीछे का रीजन मैं आपको बता देता हूं। देखिए 25 दिन तो केवल नाम के कहने के हैं, लेकिन इस बीच में संडे भी आए, शनिवार भी आए, कुछ हॉलीडेज भी निकल कर आए, तो कुल मिला के इस स्टॉक ने 18 से 19 दिन ही ट्रेड किया है। तो 18 से 19 दिन के अंदर ना तो इस स्टॉक के अंदर कोई अच्छा पैटर्न दिखाई दे रहा है, ना इसमें आप चार्ट यूज कर सकते हैं, ना कोई इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, ना कोई वॉल्यूम यूज कर सकते हैं, आप कुछ भी खास तौर पर यूज नहीं कर सकते। तो इन सारे रीजंस की वजह से कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि ये स्टॉक 150 तक जाएगा, 200 तक जाएगा, ये स्टॉक यहां से भी और नीचे जा सकता है। आपको क्या करना है, जो व्यक्ति इस स्टॉक में एज ए लॉन्ग टर्म नहीं रहना चाहता, उनको क्या करना है मैं बिल्कुल सटीक तरीका बताता हूं, जिसकी वजह से आप इस स्टॉक में रहकर भी इस स्टॉक से पूरी तरह बाहर निकल जाएंगे। ये स्टॉक अभी 110 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। आप अपना एक स्टॉप लॉस चुन लीजिए कि भैया मुझे इस स्टॉक पर 90 रुपए पर बाय निकलना है, इस स्टॉक से मुझे 100 रुपए पर निकलना है। अब ये स्टॉक अगर 100 रुपए पर आ जाता है, आप अपने स्टॉप लॉस के साथ उस स्टॉक से बाहर हो जाइए। अब अगर ये स्टॉक वापस से और नीचे चला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि अब आप इस स्टॉक को और सस्ते पर खरीद पाओगे। लेकिन अच्छी बात यह होगी कि आपने 100 रुपए पर अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, वो एक अच्छी बात है। अब ये स्टॉक वापस से घूमकर ऊपर जाने का प्रयास करिए, वहां पर आपको कोई अच्छा चार्ट दिखे, कोई कैंडल दिखे, आपको जो भी चीज समझ में आप उसको दोबारा से ले सकते हैं, अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म नहीं है तो। इस तरीके से आप इस स्टॉक में बैठे रहने के साथ साथ पूरी तरह बाहर निकल जाए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।